हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इतनी बात समझ लो कि यहाँ कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, इसको समझना आखिरकार रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। मतलब जो रोलिंग मोशन है वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले इसका क्या लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। ये रही हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन। देखो, सबसे पहले हम ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे रोटेशन के बारे में। देखो, ट्रांसलेशन मोशन में ये कहा जाता है कि ट्रांसलेशन मोशन में पार्टिकल्स, सिस्टम के हर पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। जैसे मान लो ये सिस्टम है, जो वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की होगी वही वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की होगी, वही वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की होगी, वही वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की होगी, और जो भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी। मतलब ट्रांसलेशन मोशन में हर पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। तो जैसे मान लो ये कोई तुम्हारे पास ये डिस्क है, रेडियस, मतलब जो भी मतलब रिंग है, जो भी है, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की है, मतलब बी सी मान लेते हैं, वही वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की भी है, वही वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की भी है, वही वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की, वही वेलोसिटी जो यहाँ सेंटर ऑफ मास है उसकी है। मतलब सबकी वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब है कि हर पार्टिकल्स की वेलोसिटी किसके बराबर है, cm के बराबर। मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही हर पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो किसी दिमाग में अगर ये जो यहाँ जो पार्टिकल्स होगा उसकी वेलोसिटी भी इस सबके सेम के बराबर होगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमने सिर्फ एंड पे पॉइंट लिया, क्योंकि बच्चे नादान है, छोटे हैं, परेशान हो जाते हैं। ट्रांसलेशन मोशन समझ गए हैं। अब समझते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ये कहा जाता है कि हर पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। जैसे मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये क्या हो, रोटेट हो रहा है। तो जितने भी इसमें जो पार्टिकल्स हैं, मतलब इस पार्टिकल्स की भी ओमेगा ही है, इस पार्टिकल्स की भी ओमेगा ही है, इस पार्टिकल्स की ओमेगा, हर पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो ये क्या हो गया, ये उसका नाम हो गया रोटेशनल मोशन। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा टायर बनाते हैं। तो अगर मान लो इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता कितनी, जैसे मान लो ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आर है, जो रेडियस होता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर। क्योंकि ये जो क्या नाम है, ये जो तुम्हारा जो मतलब रिंग है, सिस्टम है, डिस्क है, तो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने कि इसकी वेलोसिटी रही, इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी ओमेगा आर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी आर है। इसकी भी देखो, ये ऐसे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी सॉरी इसकी वेलोसिटी यहाँ नहीं, इसकी वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड, क्योंकि आखिरकार ऐसे जा रहा है ना कि इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी यहाँ होगी, तो ये भी ओमेगा आर होगा। इसकी वेलोसिटी भी ओमेगा आर होगी, इसकी वेलोसिटी भी ओमेगा आर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर, इस सब की वेलोसिटी ओमेगा आर होगी। मतलब बी इक्वल टू जानते हो ओमेगा आर होता है, तो तुमने वो भी समझ लिया है। रोलिंग क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल इक्वल टू, मतलब क्या करते हैं हम, सिंपल सा क्या करते हैं कि इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। रोटेशनल, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, फिर क्या बनता है, रोलिंग। क्या बनता है, रोलिंग। यहाँ हम बात कर रहे हैं रोलिंग की। रोलिंग की ये मान लो उसका ये सेंटर है, मतलब जहाँ से वो हो रहा है वहीं, मतलब फिर डिस्क या टायर जो भी, तो उसका सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको सेंटर ऑफ मास हो जाता है। अब देखो, यहाँ एक बात याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन रोलिंग मोशन
इस vectorial resultant of velocity due to translation and rotational motion। क्या है रोटेशनल मोशन? देखो सुनो, बहुत आसानी समझना। जैसे मान लो इस पार्टिकल से तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, तो मान लो यहाँ जो इसका नाम हम रख देते हैं बी आर फॉर रोलिंग समझ लेते हैं। तो पता है इसकी वेलोसिटी पता क्या होगी? हमने कहा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन की वजह से बी सी है, रोटेशन की वजह से ओमेगा आर है। तो ये रहा तुम्हारे पास, ये फॉर्मूला बन गया है। अब देखो ट्रांसलेशन की वजह से ये बी सी है, और रोटेशन की वजह से ओमेगा आर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे निकलेगा, इसके यहाँ से निकलेगा कि नहीं, मतलब ये बी आर, मतलब इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी क्या, यहाँ से निकलेगी। मतलब इन दोनों का वेक्टोरियल वो यहाँ से निकलेगा। इन दोनों का आराम से तुम वेक्टोरियल निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी जैसे क्या होगी, देखो ट्रांसलेशन की वजह से ये बी सी है, क्या है, ट्रांसलेशन की वजह से बी सी हो रही है, और क्या बोलते हैं रोटेशन की वजह से क्या होती है, ओमेगा आर। क्या होता है, ओमेगा आर। अब यहाँ 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहला, ओमेगा आर इक्वल टू बी सी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है ओमेगा इज ग्रेटर देन बी सी हो सकता है, और तीसरा हो सकता है ओमेगा आर इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन बी सी हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? यहाँ मतलब यहाँ जो है वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है रोटेशन से, यहाँ रोटेशन यहाँ ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा, इससे इतना समझने वाली बात है। तो अगर तुम्हें विथआउट स्लिपिंग चाहिए, क्या चाहिए, विथआउट स्लिपिंग, तो अगर तुम चाहते हो कि ये स्लिप ना करे विथआउट स्लिपिंग, तो ओमेगा आर इक्वल टू बी सी होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो यहाँ बी आर बोल रहे हैं वो 0 हो जानी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि बी आर इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर माइनस बी सी, यही तो आ रहा है कि नहीं? जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब ओमेगा आर इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, ये बॉडी रोलिंग करेगी विथआउट स्लिपिंग। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तुम्हें डाउट्स क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई आखिरकार क्या क्या कंडीशन है। तो विथआउट स्लिपिंग की कंडीशन ये है कि यहाँ इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी, याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि देखो सुनो, यहाँ देखो सुनो, ये कोई मान लो ए है ऑब्जेक्ट, ये मान लो रोल कर रहा है, तो यहाँ जो ये जो है मतलब पार्टिकल्स मतलब पॉइंट है, इस पॉइंट की इस जो सरफेस है इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होना चाहिए। मतलब इन दोनों, इस पॉइंट की और इस ग्राउंड की, इस पॉइंट की यहाँ समझो और इस ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ए वाला से ए मूवेबल हो जाता है, कभी कभार ऐसा देखा होगा कि ए वाला सिस्टम मूवेबल हो जाता है, तब उसकी अलग होती है। तब ना जैसे एयरपोर्ट पे वो नहीं होता जिसमें बैग रखे जाते हैं, तो वहाँ ऐसी थोड़ा समझने वाली बात है तो हो जाती है। ये वाली इतनी सी कंडीशन हो गई है। एक सिंपल सा सस्ता सा क्वेश्चन करते हैं इंक्लाइन प्लेन वाला, बच्चे यहाँ ज़्यादा परेशान हो। इसमें देखो इतनी समझना है, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। मुझे पता है कि तुम्हारी बुक्स में कुछ ऐसा वाला सिस्टम दिया रहता है कि यहाँ की वेलोसिटी bcm हो जाती है, फिर यहाँ एक पार्टिकल्स p पॉइंट लेते हैं, फिर यहाँ एक रोटेशनल निकालते हैं, फिर ये bp निकालते हैं, ये bcm निकालते हैं, और बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। इसको सिंपल से ऐसे ही समझना, इतना ही बहुत है तो तुम्हारे लिए। तो दोनों कंबाइन करके यहाँ से मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये क्या है, ये एक इनक्लाइंड प्लेन है। क्या है? इनक्लाइंड प्लेन है।
इस पे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट में तुम सिलेंडर मान सकते हो, चलो हम मान लेते हैं सिलेंडर रखा है। क्या रखा है? सिलेंडर। अब ये रोलिंग करते हुए आ रहा है। रोलिंग का मतलब रोलिंग मतलब नो स्लिपिंग, मतलब स्लिप नहीं होना चाहिए। रोल मतलब जानते हो क्या, कैसे रोल करके आता है? जैसे देखो ये रोल करके आना, मतलब ऐसे घसीटते हुए नहीं जाए, देखो स्लाइड करके नहीं जाना चाहिए, रोलिंग करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले आखिरकार इसमें ऑब्जर्व करो आखिर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। देखो फ्रिक्शन की बात है तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है। इसके पास मास है तो इस पर mg लगेगा, और ये इंक्लाइन प्लेन का है, थीटा है। चलो मान लिया हमने। तो हम क्या करेंगे कि इससे ऐसे बनाएंगे, ऐसा नॉर्मल बनाएंगे। और ये सेम मतलब कंपाउंड, तो ए थीटा तो ए भी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो इसकी mg cos थीटा हो जाएगा। इस प्लेन पे जो इस बॉल पे लग रहा है नॉर्मल n हो गया है, यहाँ जो हो गया वो mg sin थीटा हो जाएगा। ये बॉल इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ये बॉडी क्या नाम है? रोलिंग कर रही है। इसमें कौन सा मोशन है? रोटेशनल है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ ओमेगा वेलोसिटी भी होगी। इतनी सी बात हमने समझ ली, मतलब इतनी देखो समझ ली है। तो चलो अब इसको हम सिंपल से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर नीचे तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू mg cos थीटा, ये पहली इक्वेशन बन गई है। आखिरकार बॉल इस साइड रोल करते हुए आ रही है कि नहीं? बॉल जो भी है सिलेंडर साइड से रोल करते हुए आ रहा है। ये तो एक प्रकार का सिलेंडर ही है। अगर देखो हम इस पे करते हैं, देखो क्या आ रहा है बेहतरीन तरीके से। सिंपल सा रहा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि F, जिसे तुम ma लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो गया? mg sin थीटा, और बैकवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है? वो लग रहा है F, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ टॉर्क किसकी वजह से हो रहा है? देखो बहुत ध्यान सुनना, आखिरकार एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन ही तो, और कोई है ही नहीं है। मतलब फ्रिक्शन की वजह से ही टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या है? F। जैसे मान लो ये ऐसा है, यहाँ से लेके यहाँ की तो दूरी r है, ये ऐसा फोर्स लग रहा है F, तो आखिरकार टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? Fr। तो हमने लिख लिया Fr। क्लियर? टॉर्क की वैल्यू एक और तुम जानते हो कि I अल्फा होती है। क्या होती है? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? I अल्फा। एक ए भी जानते हो और एक ए जानते हो। क्लियर होगी बात? तो दोनों Fr इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अल्फा। तो F इक्वल टू क्या हो गया? I अल्फा अपॉन R। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक बताओ, कोई समस्या आ रही हो तो बताना, कमेंट्स में लिख देना, बहुत आराम से क्लियर करेंगे। देखो तुम A इक्वल टू जानते हो अल्फा R होता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? AR हो जाता है। क्लियर? तो अभी हमने निकाला कि F इक्वल टू क्या हो गया? I अल्फा अपॉन R। अल्फा की जगह चेंज करो AR, तो IA R स्क्वायर, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ गई है? IA अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आखिरकार रिजल्टेंट फोर्स F, जिसे तुम ma बोल रहे हो, इक्वल टू क्या है? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, mg साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बोलो बेटा, IA R स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो ma इक्वल टू क्या हो गया है? mg साइन थीटा और माइनस IA R स्क्वायर। ऐसे लिया तो A इक्वल टू क्या हो गया है? G साइन थीटा माइनस IA अपॉन M
आर स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, इस इक्वेशन को याद कर लेना। क्या कहकर जो रोल करते हुए ऑब्जेक्ट आ रहा है, ड्राइव भी कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्वेश्चन में लगाओगे जल्दी हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट रोल करते हुए आ रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या है, ये वही एक्सेलरेशन जितने एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है। मेरे कौन सा रोलिंग एक्सेलरेशन, मतलब कितने से रोल करते हुए आ रहा है। तो ये जनरल है, इतना समझ लो जनरल है। हमने भली सिलेंडर लिया था लेकिन ये जनरल है। जैसे अब मान लो ये जनरल है कि एक्सेलरेशन, रोलिंग एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर। थीटा क्या है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल। आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल करते हुए आ रही है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। एम क्या है, मास ऑफ रोलिंग बॉडी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी। अब देखो, तुम कोई भी ले सकते हो इसमें, जो तुम्हें मन हो वो तुम कंडीशन ले सकते हो। सिलेंडर लोगे तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होता है, जो ज्योमेट्री का सेंटर क्या होता है तुम जानते होगे कि सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। जैसी जैसी तुम बॉडी चेंज करते जाओगे वैसी वैसी आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आई की वैल्यू 1/2 एम आर स्क्वायर रख देना तो तुम्हें उस हिसाब से मिल जाएगा। जैसे मान लो हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो चलो इक्वल टू जी साइन थीटा। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ अभी ए है ना, ए है, तो ए प्लस आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ए इक्वल टू 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म में, मतलब बेसिकली यही वाला दोनों एक ही हैं, इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हमने करके लिख दिया है। वैसे मुझे ये ज़्यादा याद रहता था क्योंकि मुझे जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता था मुझे एक सिर दर्द हो जाता था। मुझे ऐसे फॉर्मूले याद करना ज़्यादा आसान रहता था। देन जब कोई टर्म डिनोमिनेटर में आ जाता है तो पता है, मैं जैसे रेजिस्टेंस में भी रो एल ए आर ऐसे याद करता था। कई लोग ऐसे याद करते हैं रो एल अपॉन ए, लेकिन मैं फॉर्मूला इस तरीके से याद करता था क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आती तो वो मुझे याद करना बड़ा कठिन लगता था। तो ऐसे अपन सिंपल सा याद कर सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ गई है, जी साइन थीटा 1 प्लस एम और मास आर स्क्वायर। मतलब दोनों इक्वेशन एक है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हम क्या बात करते हैं कि हमने कहा आखिरकार सिलेंडर लेते हैं, तो सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया है कि ए जी साइन थीटा 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर था ना, जहाँ जी साइन थीटा 1 प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ कटते दिखेंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जी साइन थीटा 2 + 1 अपॉन 2, तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी 2/3 जी साइन थीटा। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ा रटने वाली बात नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई कठिन भी कोई चीज़ होगी। ये तो हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए बात कर ली। अगर कोई बोले कि किसके लिए बात करो, होलो सिलेंडर के लिए, तो होलो सिलेंडर में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एम आर स्क्वायर। यही होता है कि नहीं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये वाला पूरा कैंसिल आउट। जी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जी साइन थीटा। बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के दिमाग में आ जाए कि सर हम कैसे निकालें इसका क्या
फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या थी, हमें निकाले थे एम इक्वल टू एम जी साइन थीटा और माइनस एफ। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। तो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे हम 2/3 जी साइन थीटा। अगर हम होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो एम 1/2 जी साइन थीटा। जिसकी बात करें हम उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर मान लो होलो से, अगर हमने सॉलिड सिलेंडर की बात करी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ए आ गई है। सिंपल से सॉल्व करोगे, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस 2/3 एम जी साइन थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3 एम जी साइन थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक कंडीशन और है कि जैसे देखो सुनो, ये बॉडी ए इंक्लाइंड प्लेन है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तो होगा ना। ये मान लो ये क्या है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है, तो जो म्यू है ना, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रूलिंग बॉडी एंड इंक्लाइंड प्लेन। बेटा हमारी थोड़ी राइटिंग ऐसी है कि मैं जब जल्दी लिखने की सोचता हूँ तो राइटिंग, क्योंकि मेरा दिमाग इतना, मतलब क्या करूँ, मतलब हाँ तो दिमाग का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, इसलिए राइटिंग ख़राब हो जाती है मेरी। सिंपल सी बात है। मेरे टीचर ये कहते थे इसकी राइटिंग खुद जाने या खुदा जाने। अभी तो फ्री बहुत सही लिख रहा हूँ, ऐसी राइटिंग लिखता हूँ कि मैं ही समझ पाता हूँ वो राइटिंग। तो तुम एक कंडीशन मैं बताने वाला हूँ, देखो सुनो। एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है कि नहीं। एन क्या होता है, उस बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शंस उसका है, एन की वैल्यू यही होती है कि नहीं। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन एन। एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, एन नॉर्मल रिएक्शंस है। तो हम जानते थे कि एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा दिख रहा था कि नहीं, थोड़ी देर पहले अगर याद हो तो। अगर बी देखो, ए कहा था कि नहीं कि बॉडी है, अगर यहाँ एम जी लग रहा है तो यहाँ एम जी कॉस थीटा लग रहा है, यहाँ एन लग रहा है, तो वही है। तो अपन ने देख लिया कि एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है, जो एन है, ए एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन प्लेन, जिस प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वो लगाता है, अपवर्ड लगाता है। तो आखिरकार सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो उसके फ्रिक्शन फोर्स 1/3 एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल क्या है, एम जी कॉस थीटा। एम जी कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/3 टेन थीटा। म्यू इक्वल टू 1/3 टेन थीटा। ये रहा तुम्हारा सिंपल सा म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, कौन सा कोफिशिएंट, जो दोनों प्लेन के बीचों बीच है, मतलब रोलिंग के और इंक्लाइंड प्लेन के। अब एक कंडीशन और पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, एक कंडीशन और पूछी जाती है कि अगर प्रिवेंट किससे करना है, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, टू प्रिवेंट स्लिपिंग। इसकी भी कंडीशन बता देता हूँ। तो जो ए होता है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू बड़ी हो या इक्वल टू हो 1/3 टेन थीटा से। इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वहाँ स्लिपिंग नहीं होती है। अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाए तो यहाँ स्लिपिंग होगी, तो यहाँ होगी नो स्लिपिंग। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि अभी का डायरेक्ट ही क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं। अब एक बात बता दूं, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा, कई लोग तो ऐसे बिल्कुल देखते जा रहे हैं। ये पता किसके लिए है कंडीशन है, ये है सॉलिड सिलेंडर के लिए। अगर किसी ने क्या ना होलो सिलेंडर पूछ लिया, तुमने यही कंडीशन लगा, चपक के गलत हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में ऐसी तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेल जाते हैं।
तो अगर तुम्हें जनरल मैं बताऊँ तो जनरल जो कंडीशन है ना वो ये है कि म्यू इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू एफ अपॉन एन, ये है जनरल कंडीशन। या फिर इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू एन ग्रेटर देन या इक्वल टू एफ। इस कंडीशन को याद रखना, इस कंडीशन को याद रखोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्या हो जाएगा? तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अगर मान लो तुमसे हॉलो सिलेंडर के बारे में पूछा है और तुम ये वाला सिलेंडर लगा के चले आए, तुम्हारा गेम ख़त्म। क्योंकि देखो आखिरकार मैं किस में बताऊँ तुम्हें, ये फ्रिक्शनल फोर्स mg साइन थीटा है और मैं निकालता हूँ किसका, हॉलो सिलेंडर को। हॉलो सिलेंडर में m ए की जो वैल्यू हो जाती है वो 1/2 साइन थीटा होती है, 1/2 जी साइन थीटा। तो 1/2 जी साइन थीटा, इसको जब सॉल्व करोगे तो mg साइन थीटा माइनस 1/2 mg साइन थीटा, इसका आंसर आएगा क्या, 1/2 mg साइन थीटा। क्या आ जाएगी? 1/2 mg साइन थीटा। और अगर तुम इसमें म्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे, 1/2 mg साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन mg कॉस थीटा, एक कैंसिल आउट, तो म्यू की वैल्यू आ गई क्या, 1/2 टेन थीटा। और अगर तुम क्या चाहते हो कि प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग, तो प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग तो म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। तो ये किसके लिए हो गई है, होलो सिलेंडर के लिए हो गया है। इस बात का याद रखना। अगर कोई ये पूछ ले कि क्या पूछ ले कि टेन थीटा पूछ ले, टेन थीटा जो होगा वो होगा ऐसा 2 म्यू। इसकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे उसकी हेल्प से तुम निकाल सकते हो कि अगर कि टेन थीटा की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो टेन थीटा इनवर्स 2 म्यू। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाए, मेरे से कोई गलती हो गई हो या तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आखिरकार यहाँ मैंने कुछ गलत कर दिया। क्योंकि इतनी क्लासेस करता हूँ कि मुझे खुद कभी कभार कुछ दिमाग से कुछ निकल जाता है, कभी कभार इतनी जल्दी में निकल जाता है। तो मैं मानता हूँ गलती हो सकती है, तो बेझिझक बताइए। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ और सबको देखता हूँ कि हाँ कहाँ का गलती है। हर कोई इंसान सीखता ही रहता है। मेरी हेल्प करने के लिए काम कर सकते हो, कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मतलब या फिर जो 3 ग्रुप बनाए हैं उसमें कहीं से ना कहीं शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा फीडबैक मिले और आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहें।